नमस्कार दोस्तों, $3 बिलियन के ग्रांट मिलने के बाद भी 40% ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक किया। रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 60%, हाउसहोल्ड्स एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज greater than 30%, worst economic crisis since independence, power tariff hikes greater than 150%, tax rate hikes greater than 50%। क्या ये सुन के आपको घबराहट हो रही है? होनी भी चाहिए। ये है श्रीलंका का हाल। अपने बीचेस, गार्डन्स और ग्रीन कवर्स के लिए फेमस ये देश पिछले कुछ सालों में बैंकरप्ट बन गया। इसके क्या रीजंस है वो तो आपने कहीं पे पढ़े होंगे या कहीं से सुना होगा। अभी $3 बिलियन की ग्रांट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को दी है, लेकिन क्या श्रीलंका कभी भी रिकवर कर सकता है? ऐसा क्या फंडामेंटल डिफरेंस है श्रीलंका और भारत के बीच में? क्या हमारे भारत का ऐसा हाल कभी भी हो सकता है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपको श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस मालूम है तो आप ये टाइम स्टैम्प पे फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के 4 मेन रीजंस थे। नंबर 1 and I think the most important reason, political mismanagement। नवंबर 2019 में राजापक्सा ने अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए वैट के रेट्स करीब 50% तक रिड्यूस कर दिए और कुछ 60 प्रकार के टैक्स बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिए। यही राजापक्सा गवर्नमेंट ने 2021 में ऐसा कुछ एग्रीकल्चर में बदलाव किया जिससे श्रीलंका को बहुत ही नुकसान हुआ। श्रीलंका हमेशा से ही राइस प्रोडक्शन में एक सेल्फ रिलायंट देश था, लेकिन राजापक्सा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन के नाम पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल ही बैन कर दिया। इसके कारण राइस का प्रोडक्शन करीब 50% तक गिर गया और श्रीलंका को पहली बार राइस भी इंपोर्ट करना पड़ा। क्राइसिस का दूसरा रीजन है इनहेरेंट नेचर ऑफ इकोनॉमी। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी की बात करें तो श्रीलंका का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। हमने रिसेशन वाले वीडियो में ये बात की थी कि ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर किसी कंट्री का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है तो उसका मतलब उसके एक्सपोर्ट्स उसके इंपोर्ट से ज्यादा है और कंट्री एक बेनिफिशियल पोजीशन में है। लेकिन श्रीलंका के लिए अनफॉर्चुनेटली ये नंबर नेगेटिव है। श्रीलंका का ट्रेड बैलेंस -$6.5 बिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड के नाम पर करीब $6 बिलियन एवरी ईयर श्रीलंका से बाहर जाते हैं। क्राइसिस का तीसरा रीजन है एक्सेसिव बोरोइंग्स। श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 100% से भी ज्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे। श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट करीब $50 बिलियन है, जो उसके जीडीपी का 60% है। अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने अपने मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट पे डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्राइसिस का चौथा कारण ईस्टर बॉम्बिंग्स एंड कोविड-19 पैंडेमिक। 2019 में श्रीलंका में आतंकवादी हमले हुए जिनको ईस्टर बॉम्बिंग्स के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब हो गई। श्रीलंका के जीडीपी का करीब 13% हिस्सा टूरिज्म से आता है। जहां 2018 में श्रीलंका में करीब 23 लाख टूरिस्ट आते थे, वो नंबर 2020 में करीब 1,70,000 हो गया। श्रीलंका को इस भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने करीब $3 बिलियन की ग्रांट को मंजूर किया है। लगभग 4 साल में ये पैसा श्रीलंका को मिल जाएगा, लेकिन कोई भी पैसा फ्री नहीं होता। IMF ने इस प्रोग्राम के तहत कुछ गाइडलाइंस दी है जो श्रीलंका को फॉलो करनी पड़ेगी। उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए श्रीलंका ने प्रोएक्टिवली कुछ कदम लेने शुरू कर दिए थे, जैसे कि श्रीलंका ने अपना टैक्स सिस्टम को चेंज करने का स्टार्ट कर दिया था। श्रीलंका में राजापक्सा गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बहुत कम कर दिया था, लेकिन इस साल के बिगिनिंग में श्रीलंका ने अपने टैक्सेस करीब 50% बढ़ा दिए हैं। श्रीलंका के इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब करीब 36% पे पड़ता है। श्रीलंका ने टैक्सेस में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग जो पहले टैक्स नेट में नहीं थे वो अब टैक्स नेट में आ गए हैं। आसान भाषा में, जिन लोगों को पहले टैक्स पे करना नहीं पड़ता था उनको भी अब टैक्स पे करना पड़ रहा है। रिसेंटली ही श्रीलंका ने अपने पावर टैरिफ्स भी हाइक किए हैं, करीब 67%। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ जहां लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से फाइट कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर गवर्नमेंट टैक्स हाइक्स दे रही है, पावर टैरिफ को बढ़ा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने बिल्कुल ही सही सोचा, इसलिए श्रीलंका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
लोगों को पैसा आने की खुशी है, लेकिन साथ साथ ये टैक्स मेजर्स, पावर टैरिफ हाइक्स के कारण लोग बहुत ही नाखुश है। लोगों को एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई दिख रही। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनको IMF के बेल आउट से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। उनके माइंड में और आपके माइंड में एक ही डाउट है, तो श्रीलंका कभी भी रिकवर हो सकता है या नहीं? और अगर श्रीलंका रिकवर हो सकता है तो वो क्या IMF के बेल आउट से हो सकता है या और कुछ भी उनको करना पड़ेगा? चलिए आपको सफर पे ले चलते हैं। इन माय ओपिनियन, अगर श्रीलंका को इस क्राइसिस से बाहर आना है तो उन्हें 3 चीजें एक साथ करनी पड़ेगी। एक है सॉल्व फॉर करप्शन, दूसरा है सॉल्व फॉर एन ओवरऑल डेट टू GDP रेशियो और तीसरा है सॉल्व फॉर इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए आसान भाषा में तीनों बहुत ही जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहला तो काफी आसान है, करप्शन। आपने देखा कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा करप्शन और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट था। करप्शन और प्रोग्रेस का जनरली एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे करप्शन कम होगा वैसे वैसे ही कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। दूसरा है सॉल्व फॉर डेट टू GDP रेशियो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी बोरोइंग करती है वो कंट्री के GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा है, इसका आंसर होता है डेट टू GDP रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ने 100 रुपया बोरो किया है, उसी ईयर में उस कंट्री का GDP है 150 रुपया, तो 100 डिवाइडेड बाय 150 जिसका आंसर करीब करीब 66% आता है, ये होता है कंट्री का डेट टू GDP रेशियो। डेट टू GDP रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपना कर्जा चुका पाएगा भी कि नहीं। चलिए लास्ट 15 ईयर्स के लिए कुछ कंट्रीज के डेट टू GDP रेशियोज को स्टडी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जापान, US, UK, फ्रांस, चाइना ऐसे कंट्रीज का डेट टू GDP रेशियो लास्ट 15 ईयर्स में करीब करीब डबल हो चुका है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये भी नोट किया होगा कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 100% से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया चाहे तो अपने 1 साल के GDP से अपने सारे डेट्स को रीपे कर सकता है। जापान, US, UK का डेट टू GDP रेशियो थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इन कंट्रीज के लिए चिंता का विषय नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये कंट्रीज बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड है, तो इनके लिए ये बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंका जैसे कंट्री की बात करें तो हमने आगे ही डिस्कस किया था कि श्रीलंका का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। आपको याद होगा कि हर साल श्रीलंका से बाहर $6 बिलियन जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डेट टू GDP रेशियो 100% से ज्यादा है तो आप एक रिस्की पोजीशन में है। तो अगर श्रीलंका को लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक रिकवरी करना होगा तो उसे अपना डेट टू GDP रेशियो 100% से नीचे लाना होगा। और अगर वो अपना डेट टू GDP रेशियो 100% से नीचे ना ला पाए तो उन्हें अपना इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स को बेटर करना होगा। जापान, US, UK ये सारे कंट्रीज का डेट टू GDP रेशियो बहुत ही ज्यादा होने के बावजूद ये सेफ इसीलिए है क्योंकि इनका इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स भी ज्यादा है। तो चलिए हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़ जाते हैं जो है इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। हमने बात की थी कि अगर श्रीलंका को इकोनॉमिक रिकवरी करनी है तो उसको अपना इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स को बेहतर बनाना होगा। अब आप बोलेंगे ये इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो एक देश का प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी दूसरे देशों के साथ कंपेयर करता है। मतलब अगर आपके देश का प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी दूसरे देश से ज्यादा है तो आपका इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स उस देश से ज्यादा होगा। आसान भाषा में समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री राइस प्रोड्यूस करता है, चावल प्रोड्यूस करता है और इसको एक्सपोर्ट करता है। अब आप समझ गए होंगे कि चावल प्रोड्यूस करना और एक्सपोर्ट करना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप समझ ही गए होंगे कि ड्रग्स प्रोड्यूस करना एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मैन पावर और एक्सपर्टाइज लगता है। बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद एक पर्टिकुलर दवाई ह्यूमन काइंड के लिए सेफ मानी जाती है। तो अगर कोई कंट्री ड्रग एक्सपोर्ट करेगा तो उसका इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ कंट्री एक्सपोर्टिंग ओनली राइस। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा ही होने वाला है। ओवर एंड अबाउट दिस, ऐसे कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। 2001 में इंडिया का ECI लगभग 0.07 था और उसका रिलेटिव पोजीशन रफली 46 था आउट ऑफ 102 कंट्रीज। लेकिन 2021 में दोस्तों
इंडिया 41st पोजीशन पे है विथ एन ECI ऑफ 0.6। दूसरी ओर अगर श्रीलंका की बात करें तो उसका इंडेक्स 2001 में भी नेगेटिव था और 2021 में भी नेगेटिव चल रहा है। ये दर्शाता है कि श्रीलंका अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया है और उसमें प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज कम है। ये चीज़ श्रीलंका के इकोनॉमिक ग्रोथ के पोटेंशियल पे बड़े डाउट्स खड़ा करता है। तो अगर सारांश में बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिकल इंटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है एक कंट्री के ग्रोथ या डिक्लाइन के लिए। लेकिन पॉलिटिकल इंटेंट के साथ साथ उस कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज क्या है उसको जानना भी ज़रूरी है। जिस कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल है, ऐसा ही कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएगा। एक कंट्री कितना बोरो करता है एज कम्पेयर टू इज GDP, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिसाइड वेदर अ कंट्री विल ग्रो इन द लॉन्गर रन और डिक्लाइन इन द लॉन्गर रन। आई होप कि आप जब भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं कमेंट्स में आपके रिएक्शंस जानने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद।